तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियो। और आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होने वाला है जीके पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, इसमें आज हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर 1 कंप्लीट करेंगे। जो लेक्चर 1 हमने किया था सोलर सिस्टम, उसी का यहाँ पे पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो भी हैं वो क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा है, इसमें जनरली 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम होंगे पर लेक्चर्स के अंदर में। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही चैप्टर इंक्लूड किया है सोलर सिस्टम, क्योंकि पहला था। बाकी में दूसरे चैप्टर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन? द बिग डिपर इज एन एस्टेरिज्म फॉर्म्ड बाय 7 ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन। यानी बिग डिपर 7 चमकीले तारों से मिलकर बना एक तारामंडल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो बिग डिपर होता है, बिग डिपर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बिग डिपर को उर्सा मेजर बोलते हैं, और उर्सा माइनर किसको बोलते हैं आप लोग बताइएगा। ठीक है, बिग उर्सा मेजर को ही हम लोग क्या ग्रेट बियर भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हु कैलकुलेटेड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून बाय स्टडीइंग ग्रेविटी इंड्यूस्ड डिस्टरबेंस इन द मोशन ऑफ यूरेनस। तो यूरेनस की गति यानी यूरेनस का जो डिस्टेंस है वो ग्रेविटी के थ्रू किसने पता किया? ठीक है, तो उसका कहना है, ठीक है, इसके ऑप्शंस है कि जॉन काउच, एडम्स, उसके बाद और कौन ऑप्शन है? तो पर्सिवल लेविन और जॉन ग्रॉटफाइल गाले और ओरबियन जीन जोसेफ एल वेरिएट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओरबियन जीन जोसेफ लीव वेरिएट। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि विच साइंटिस्ट थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। मतलब किस साइंटिस्ट ने ये स्टेडी स्टेट थियरी जो थी उसने दी थी? तो स्टडी स्टेट थियरी किसने दी थी? तो हम लोग जानते हैं वो थियरी किसने दी थी, तो फ्रीडल होयल ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यानी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल, मतलब जो सबसे ज्यादा लोगों ने माना, वो कौन सा मॉडल है? वो है हमारा नेबुलर हिपोथेसिस थियरी। इसमें क्या था कि एक छोटा सा पहले इमेंस एक पार्टिकल था, ठीक है, वो काफी इमेंस ग्रेविटी की वजह से घूमते घूमते तेजी से घुमा और उसका ब्लास्ट हो गया। ठीक है, यही नेबुलर हिपोथेसिस थियरी था। ठीक है, सॉरी, हिपोथेसिस थियरी, जिसको हम लोग हिंदी में निहारिका परिकल्पना बोले। ठीक है, आगे आते हैं। तो कहता है कि 1905 में हु अलोंग विथ थॉमस Chamberlain calculated that the planet of the solar system originate from collision between the sun and another star। ये किसने बताया कि जो सोलर सिस्टम है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है? तो सन के और दूसरे स्टार के कोलिजन के थ्रू हुआ है। मतलब कोई यहाँ सन था और यहाँ दूसरे स्टार थे, इनके टकराने की वजह से हुआ है। तो ये किसने दिया था? तो ये देने वाले थे, उनका नाम था क्या? तो फॉरेस्ट मोल्टन। ठीक है, किसके साथ? तो थॉमस चैम्बरलिन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि अ फ्लैट रिंग ऑफ ए स्मॉल आईसी बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट ऑफ नेपच्यून। नेपच्यून के बाहर क्या होता है? हम लोग पढ़े थे कि यहाँ से तक प्लैनेट आते हैं, तो एक होता है इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। ठीक है, इनर प्लैनेट के लिए ट्रिक पढ़े थे जेसन और सॉरी, हाँ उल्टा लिखा गया, क्या पढ़े थे? तो इधर से पढ़े थे जेसन EVM। ठीक है, यही ट्रिक पढ़े थे। तो ये क्या होता है? यहाँ पे हमारा होता है क्या? एस्ट्रॉइड बेल्ट, और यहाँ पे होता है क्यूपर बेल्ट। ठीक है, तो ये क्या कहा, किसके बाद की बात कर रहा था? नेपच्यून। तो नेपच्यून यहाँ पे है, तो इसके बाद क्या है? तो क्यूपर बेल्ट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ दैट इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। कहता है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली किसी वस्तु की कक्षा की वह बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पे होती है। ठीक है, पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पे जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजी नाम बोलते हैं। जब देखो अ से दूर, पी से
पास हम लोग पढ़े थे। पेरिजी कब होता है? जब नजदीक आ जाता है। अपेजी जब दूर चला जाता है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा पेरीहेलियन अपहेलियन क्या होता है। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप द मैथमेटिकल प्रेडिक्शन ऑफ हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसने बनाया था? सौर मंडल की गणितीय पूर्वमानित सूर्य केंद्रित मॉडल का विकास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे? तो निकोलस कोपरनिकस थे। हम लोग हीलियोसेंट्रिक मॉडल पढ़े थे, याद कीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन। तो सन के चारों ओर एक रिवॉल्यूशन लगाने में सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है? तो सबसे दूर जो प्लेनेट होगा, जो फारदेस्ट प्लेनेट होगा, उसी को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो सैटर्न, हम लोग ऐसे लिखे, फिर से लिख देते हैं, ये सन और इधर EVMM। ठीक है, तो सबसे दूर नेपच्यून है, तो नेपच्यून को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। और सबसे कम टाइम किसको लगता है? तो सबसे कम टाइम हमारे मरकरी को लगता है। ठीक है, मरकरी को लगता है। ठीक है, एक एम इधर रहता है। आगे आते हैं। आगे क्या है कि एस्ट्रोनॉमी में कैसियोपिया जो कॉन्स्टेलेशन है, नॉर्दर्न स्काई में, मतलब नॉर्दर्न साइड में स्काई में जो दिखता है, वो इजिली डिफाइन कर लिया जाता है इसके क्लस्टर की वजह से। तो इसमें कितने ब्राइटेस्ट स्टार का ग्रुप होता है? तो ये कितने ब्राइटेस्ट स्टार का ग्रुप होता है? तो ये 5 ब्राइटेस्ट स्टार का ग्रुप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 1969 on 20 July 1969 with whom did American astronaut नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन द मून। मून पे जाने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम क्या था? क्या वो यूरी गागरिन थे? नहीं जी, वो यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जाने वाले, ठीक है, मून पे पहले, मतलब दूसरे व्यक्ति मानो तो वो कौन थे? तो एडविन एड्रेलिन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कहता है कि विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम हैज लॉन्गेस्ट डे। कौन से प्लेनेट के पास सबसे लंबा दिन होता है? तो वीनस के पास सबसे लंबा दिन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वीनस काफी ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट कंसिडर किया जाता है। देखो, सबसे नजदीक तो मरकरी है, मरकरी यानी क्या, मरकरी को बोले तो बुध ग्रह सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह में से एक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलिस के ये कौन सा कथन सत्य है? तो कहता है पहला कि इट कैन बी प्री डोमिनेंटली सीन इन द इक्वेटोरियल रीजन। क्या इक्वेटोरियल रीजन में देखने के लिए मिलता है? अगर ड्रॉ करूं, ठीक है, मानो सिंपल सा कि मैं एक अर्थ ड्रॉ कर देता हूं। पहला ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ आर्कटिक सर्कल, यहाँ अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, पहला हम ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद कहता है ऑरियोलिस रिजल्ट फ्रॉम द इमिशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन के एमिशन की वजह से होता है? जी नहीं, ये नाइट्रोजन के इमिशन से नहीं होता है। दूसरा कहता है कि इक्वेटोरियल रीजन पे देखने के लिए मिलता है। अरे इक्वेटोरियल रीजन पे देखने के लिए मिलता है तो नॉर्दर्न स्काई और सदर्न स्काई में क्यों होता? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के स्काई में क्यों देखने के लिए मिलता? तो इक्वेटर पे तो देखने के लिए मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे कहता है कि इसको हम लोग सदर्न लाइट कहते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन का सवाल आ जाता है, क्या इसको सदर्न लाइट कहते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था एक ऑरोरा बोरियोलिस होता है, दूसरा ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस होता है। हम जानते हैं मैप में ऑस्ट्रेलिया नीचे होता है, तो उससे याद किए थे कि अगर ऑस्ट्रियोलिस नीचे, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो वो नीचे क्या होता है? नीचे साउथ होता है। मैप में नीचे हमेशा साउथ होता है, तो ये सदर्न होगा ही नहीं। बच क्या गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? इट इज ब्यूटीफुल नेचुरल लाइट डिसअपियर्ड इन द स्काई। ठीक है, ये होगा कौन सा लाइट? तो ये नॉर्दर्न लाइट होगा। ठीक है, और कहाँ दिखाई देगा? आकाश में दिखाई देगा। ठीक है, नेचुरल लाइट होता है, पर डिसअपियर नहीं है, ये डिस्प्लेड है। ठीक है, अगला आते हैं कि कहता है विथ रेफरेंस टू स्पेस साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डू नॉट हैव इवन वन मून। किस प्लैनेट के पास एक भी मून नहीं है? ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान के अकॉर्डिंग आज तक किस प्लैनेट के पास एक भी मून नहीं है। सबसे ज्यादा मून पड़ता है हम लोग सैटर्न के पास है, देन मून जुपिटर के पास है, नेपच्यून के पास भी मून है, यूरेनस के पास भी मून।
ठीक है। मून किसके पास नहीं है? तो मून वीनस और मरकरी के पास नहीं है। नेपच्यून के पास, देखो सिंपल सा बात है, अगर हमें पता नहीं है कि मार्स के पास मून है कि नहीं है, तो देखो अगर नेपच्यून के पास मून है, आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताइए ट्राइटन किसका मून है, उसके बाद टाइटन किसका मून है, एक सेकंड, उसके बाद टाइटन किसका मून है, दो कमेंट में मुझे आंसर देके आप बताइएगा, ठीक है। तो नेपच्यून यहां भी है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बच क्या जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बच जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे, कहता है हु गिव द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हिपोथेसिस, मतलब यूनिवर्स जो है हमारा कॉन्टिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है, ये 4 पार्टिकल, यही 4 पार्टिकल आगे जाके 8 पार्टिकल, ये वाला पढ़े थे हम लोग, ठीक है। वो किसने दिया था, तो वो थियरी किसने दिया था, क्या गैलीलियो ने दिया था? जी नहीं, गैलीलियो ने तो दिया नहीं था, ठीक है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल ने क्या थियरी दी थी? मैक्सवेल ने तो मैग्नेटिक थियरी दी थी, मैग्नेट से रिलेटेड थियरी दी थी, ठीक है। ये तो होंगे नहीं। सीवी रमन ने कौन सी थियरी दी थी? आप मुझे कमेंट में आंसर देके बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडविन हबल हो जाएगा। एडविन हबल ने दी ये थियरी कि हमारा एक्सपैंड यूनिवर्स है वो कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहा है, तो एक्सपैंड कर रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, कहता है विच इज by far the closest dwarf planet orbiting at only 2.8 times Earth distance from the sun। कहता है अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है जो पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की दूरी के केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है। मानो कि जितना डिस्टेंस पे अर्थ ट्रेवल कर रहा है उससे 2.8 टाइम्स डिस्टेंस पे वो प्लेनेट क्या कहते हैं, वो डॉर्फ प्लेनेट जो है वो रोटेशन करता है, रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, तो सन के अराउंड, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सेरेस, ठीक है। क्योंकि प्लूटो बोले, प्लूटो क्या है कि ये हमें क्यूपर बेल्ट का पार्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो सेरेस है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में इकलौता ऐसा बौना ग्रह है, सॉरी ग्रह नहीं है, बौना ग्रह है, जिसके कारण हम कंसीडर करते हैं कि सेरेस सबसे नजदीकी डॉर्फ प्लैनेट में से एक है। आगे क्वेश्चन है कि डैश इज द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड द गैस इनसाइड द गैलेक्सी, इनसाइड अ गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी के अंदर में, हमारे आकाश गंगा के अंदर में धूल और गैस से बना बादल क्या कहलाता है? क्या वो ब्लैक होल कहलाता है, या फोटोस्फीयर कहलाता है, या क्रोमोस्फीयर कहलाता है, कि नेब्यूला कहलाता है? हाँ जी, वो नेब्यूला कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे कि कहता है विच डॉर्फ प्लैनेट orbits the sun in 310 years at a distance between 38.5 to 53 astronomical unit, मतलब इतने डिस्टेंस पे, ठीक है, 310 सालों में सन के चारों ओर कौन घूमता है, एक रिवॉल्यूशन कौन कंप्लीट करता है, वो कौन सा है हमारा, तो वो है हमारा तो मिक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस, सबसे ज्यादा फारदेस्ट है, इसलिए ये है। आगे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि अ डिस्टिंक्टिव क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टेलेशन बेस्ट सीन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिल रहा है ड्यूरिंग द समर एंड द फॉल मंथ अराउंड द सितंबर के मंथ में कौन सा कॉन्स्टेलेशन हमें देखने के लिए मिलता है, कौन सा तारामंडल का समूह हमें देखने के लिए मिलता है क्रॉस शेप के आकार का, ठीक है। क्रॉस शेप के आकार का कौन सा देखने के लिए मिलता है, ऐसे देखने के लिए मिलता है, वो क्या है, तो वो सिग्नस देखने के लिए मिलता है। आगे आते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ द थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फर ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का बादल कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, किस प्लैनेट पे देखने के लिए मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, क्या जुपिटर पे देखने के लिए मिलता है? नहीं, हम जानते हैं कि वीनस पे, शुक्र ग्रह पे ये ऐसा देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। इतना ही था आज के लेक्चर में, इतने ही क्वेश्चंस थे। तो जो ये सारे क्वेश्चन थे ना, ये हमारे ज्योग्राफी के फर्स्ट लेक्चर जो था, लेक्चर नंबर 1 सोलर सिस्टम, उससे रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्लास से हम लोग लेक्चर 2 3 कंबाइन करके, सबको 4-5 लेक्चर को कंबाइन करके एक साथ 20 से 25 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि ऑल्टरनेट डे करके इसको अपलोड करें, जैसे एक लेक्चर अपलोड कर दे
और मे भी गैप अगले दिन एक उसका PYQ, अगले दिन फिर एक लेक्चर। देखते हैं, आई होप आपको मजा आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।